हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत पिछले 2 वीडियोज़ में हमने 4 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 2 स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन वीडियोज़ के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम टाइम में हम स्कूल्स से रिलेटेड, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड थ्योरी को तो कवर करें ही करें, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर करते चलें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियोज़ उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का टॉपिक है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस जैसी और बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्कूल है साइको एनालिसिस स्कूल, जिसे हिंदी में मनोविश्लेषणवाद भी कहा जाता है। साइको एनालिसिस स्कूल की स्थापना सिगमंड फ्रायड ने की थी। मानव व्यवहार एवं प्रकृति को समझने के लिए सिगमंड फ्रायड ने अनकॉन्शियस मेंटल फोर्सेस को महत्वपूर्ण माना। अनकॉन्शियस अर्थात अचेतन। अचेतन का शाब्दिक अर्थ होता है चेतना से परे होना। हमारी ज़िंदगी में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कि ना तो चेतन अवस्था में होते हैं, ना ही अर्धचेतन अवस्था में होते हैं, वो केवल अचेतन अवस्था में होते हैं। जो भी इच्छाएं एवं विचार अचेतन अवस्था में होते हैं उनका स्वरूप सेक्सुअल होता है, इमोरल होता है, एंटी सोशल होता है या हेटफुल होता है। ऐसी इच्छाओं एवं विचारों को दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में पूरा कर पाना संभव नहीं होता है चेतन अवस्था में। इसी वजह से व्यक्ति उनको अचेतन अवस्था में ले जाके रिप्रेस कर देता है, दबा के रखता है। लेकिन वो अचेतन अवस्था में थोड़े टाइम के लिए तो निष्क्रिय हो जाते हैं, पर वो वहाँ पे समाप्त नहीं होती हैं। थोड़े टाइम के बाद फिर वो चेतन में आने की बार बार कोशिश करते हैं। इस साइकोएनालिसिस स्कूल के अनुसार मानव का मस्तिष्क जो है वो एक बर्फ के टुकड़े के समान होता है। जब हम एक आइसबर्ग को, एक बर्फ के टुकड़े को पानी में फेंकते हैं तो उसका बहुत छोटा सा भाग होता है जो पानी के ऊपर ऐसे दिखाई देता है, लेकिन उसका एक जो बड़ा पोर्शन होता है, बड़ा भाग होता है, वो पानी के अंदर डूब जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। ये जो ऊपर छोटा सा भाग हमें बर्फ के टुकड़े का, आइसबर्ग का दिखाई देता है, इसे चेतन अवस्था कहा जाता है। और जो बड़ा भाग होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसे अचेतन कहा जाता है। अर्थात जो ऊपर छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है ये चेतन यानी कॉन्शियस का प्रतिनिधित्व करता है, और जो बड़ा भाग पानी के अंदर डूब गया है वो अचेतन अर्थात अनकॉन्शियस का प्रतिनिधित्व करता है। अतः सिगमंड फ्रायड का कहना था कि इस डूबे हुए भाग में हमारी इच्छाएं, अभिप्रेरणाएं या बहुत सारे विचार जो कि डूब गए हैं अर्थात अचेतन अवस्था में हैं, दबे हुए हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, उनका भाग ज़्यादा है। इस वजह से इन्होंने मानव व्यवहार एवं प्रकृति को समझने के लिए अनकॉन्शियस मेंटल फोर्सेस को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। जो साइको एनालिसिस स्कूल है इसे फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ये साइको एनालिसिस वर्ड को हम साइकोलॉजी में 3 तरह से स्टडी करते हैं। एक साइको एनालिसिस स्कूल के रूप में, दूसरा साइको एनालिसिस साइकोथेरेपी के रूप में, और तीसरा साइको एनालिसिस पर्सनालिटी के रूप में अर्थात पर्सनालिटी थ्योरी के रूप में भी इसकी स्टडी करते हैं। इस स्कूल की डिटेल में स्टडी हम जब पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसकी और डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो ये कि साइको एनालिसिस स्कूल की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने की थी। ये क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस स्कूल में किस बात पर फोकस किया है? तो अनकॉन्शियस मेंटल फोर्स पे फोकस किया है। एक और क्वेश्चन जो इसमें से बनता है कि साइको एनालिसिस स्कूल को साइकोलॉजी में कौन सा फोर्स कहा जाता है? तो फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि साइको एनालिसिस साइकोथेरेपी किसने दी हुई है? तो ये सिगमंड फ्रायड ने दी हुई है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में मानवतावादी मनोविज्ञान भी कहा जाता है। एक्चुअली जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ये हिस्ट्री में एक स्कूल के रूप में नहीं बताया गया है,
बल्कि ये एक मूवमेंट के रूप में, एक आंदोलन के रूप में बताया गया है। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है इसका प्रारंभ अब्राहम मैस्लो द्वारा किया गया था। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में व्यक्ति की यूनिकनेस पर बल डाला गया है और यूनिकनेस के साथ ही साथ व्यक्ति की साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसकी ग्रोथ और उसकी चॉइस की जो क्षमता होती है उसको भी इस मनोविज्ञान में अहमियत दी गई है। जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यवहारवादियों का ये कहना था कि मनुष्य की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, उसका जो भी व्यवहार होता है वो पर्यावरणीय कारकों द्वारा ही निर्धारित होता है। अब्राहम मैस्लो ने उनकी इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि ऐसा नहीं है, व्यक्ति की अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा होती है, व्यक्ति यूनिक होता है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा अपनी हेल्थ को ठीक कर सकता है, अपनी उसकी ग्रोथ होती है और उसकी चॉइस, उसकी पसंद नापसंद सब उसकी अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करती है, न कि पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी में बताया कि जो मानव का व्यवहार होता है, उसकी प्रकृति होती है, वो अनकॉन्शियस मेंटल फोर्सेस द्वारा निर्धारित होता है। इस थ्योरी को भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इनका कहना था कि अनकॉन्शियस का कोई रोल नहीं होता है, व्यक्ति जो भी करता है वो अपनी चेतन अवस्था में करता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी चेतन अवस्था में करता है। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने जिंदगी की पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया है। मतलब व्यक्ति जिंदगी में जो ग्रोथ करता है, कुछ भी अच्छा अपनी लाइफ में करता है, उस एस्पेक्ट पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है रास्ता, उसकी तरफ इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन की एक थ्योरी दी है जिसे नीड हायरार्की थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में इन्होंने लाइफ की नीड्स को प्रायोरिटी के हिसाब से 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इस थ्योरी को हम डिटेल में जब पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें स्टडी करेंगे। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है इसे थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को आगे बढ़ाने में कार्ल रोजर्स ने भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। कार्ल रोजर्स ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था क्लाइंट सेंट्रिक थ्योरी। जिसका ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान था। इस क्लाइंट सेंट्रिक थ्योरी का ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान था। आइए अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मूवमेंट की स्थापना या कहें कि शुरुआत किसने की थी, तो ये अब्राहम मैस्लो ने की थी। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है वो ये कि नीड हायरार्की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये अब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को कौन सा फोर्स माना गया है, तो थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी माना गया है। और क्लाइंट सेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कार्ल रोजर्स ने दी थी, या इस फॉर्म में भी आ सकता है कि कार्ल रोजर्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो ये है कि क्लाइंट सेंट्रिक थ्योरी दी थी। इसी के साथ ही हमारा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक को कवर करेंगे।